नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा प्लान्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस का पार्ट 2। आई होप कि जो पार्ट 1 है वो आपने कवर कर लिया होगा और जितने भी टाइप के मैंने आपको जनरल इंश्योरेंस में प्रोडक्ट बताए हैं, प्लान बताए हैं, वो आपको अंडरस्टूड हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। जितने भी बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ प्लान हैं जनरल इंश्योरेंस के, उनको अपने आज इस सेशन में पूरा करेंगे। तो लास्ट क्लास में अपने जो कवर किया था मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963, यहाँ तक अपना हो गया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि मरीन जो इंश्योरेंस है वो मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 पर के बेस पे काम करता है और जितने भी मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है वो इंडियन स्टैम्प एक्ट के प्रोविज़न के अंतर्गत ही स्टैम्प की होती है। और मैंने क्लोज आपको बता दिया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी के लिए जो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लोज है, यानी जो आईसीसी है, वो यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ कौन करता है, सॉरी, इस ड्राफ्ट को किसने डिज़ाइन किया या बनाया किसने है, तो ये बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर ILU ने। और ये जो क्लोज है ये इंडिया के अलावा और भी कंपनी जो मेजर कंट्रीज हैं वो इसी का ही यूज़ करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके जो इनलैंड जो ट्रांजिट रिस्क होता है, मान लो जो भारत में ही जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है गुड्स का एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो उसके लिए जो क्लोज है जो टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने बनाया है उस क्लोज का जो यूज़ है वो किया जाता है। तो ये अपने को थोड़ा माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इससे आगे अपने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे स्लिप, ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो इसको अपने मान लो ये बोल सकते हैं कि जो स्लिप है या फिर जो डेट स्लिप है ये क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम द क्लोज ए स्लिप प्रिंटेड इन रेड एंड मार्क्ड, तो ये अपने को याद रखना है, स्लिप प्रिंटेड इन रेड एंड मार्क्ड इंपॉर्टेंट नॉन एज रेड स्लिप। तो आपसे अगर कोई रेड स्लिप पूछ ले कि रेड स्लिप क्या है, तो ये मरीन इंश्योरेंस में क्या होती है, यूज की जाती है। इज आल्सो अटेस्ट, तो ये इसका काम क्या, देखिए, द स्लिप ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द कंसाइनी टू सर्टेन प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय देम टू प्रिजर्व राइट ऑफ रिकवरी अगेंस्ट कैरियर्स ETC। तो इसमें क्या है कि जो रेड स्लिप है वो जब इंश्योरेंस जब किया जाता है, मान लो कोई गुड्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांजिट किया जा रहा है थ्रू रेल या फिर थ्रू आप एरोप्लेन बोल सकते हो या फिर थ्रू शिप, ठीक है, या थ्रू रोड, मान लो किसी भी वे से अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता है तो उससे पहले क्या होता है, उस गुड्स की क्या होगी, एक रेड स्लिप इशू की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो रेड स्लिप है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो रेड स्लिप है या फिर जिसको अपने स्लिप बोलते हैं या आल्सो नॉन एज रेड स्लिप, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अटैच की जाती है। तो ये किस प्रकार के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आती है, तो ये जनरल इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है मेरीन इंश्योरेंस, उसके अंतर्गत ये स्लिप इशू की जाती है, अपने को याद रखना है। अब देखिए, जो नंबर 1 जो टाइप है मरीन कार्गो इंश्योरेंस, ये क्या है, तो ये अपने करते हैं। तो देखिए, मरीन कार्गो इंश्योरेंस क्या है, कवर लॉस और डैमेज टू द कार्गो ऑन द कैरिंग व्हीकल वासेल, यहाँ पे शिप भी हमें बोल सकते हो, एंड ड्यूरिंग इंसिडेंटल स्टोरेज marine cargo insurance plays an important role in domestic as well as in the international trade. Most contract of sale require that the good must be insured either by the seller or the buyer against loss or damage. यानी जो भी गुड्स है जो किसी व्हीकल के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो जो उस गुड्स के जो लॉस है या फिर उसके जो डैमेज है उसको कवर देने के लिए क्या आता है, मरीन कार्गो इंश्योरेंस है, ये प्रोवाइड किया जाता है। तो जो बायर है वो भी सोचता है कि जो मैं गुड्स मैं बाय कर रहा हूँ उसका वो मेरे तक पहुँचेगा, तो उसका कोई जो फाइनेंशियल लॉस अगर होता है तो उसका वो कवर मेरे को इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करे। या ऐसे सेलर है तो वो भी ये सोचेगा। तो मान लो ये दोनों बायर और सेलर जब गुड्स का आपस में आदान प्रदान करते हैं या फिर आयात और निर्यात करते हैं या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो जो
अपना गुड्स है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो मरीन कार्गो इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना, कोई भी सामान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर थ्रू व्हीकल के पहुंचाया जाता है तो उस सामान का क्या होता है, इंश्योरेंस किया जाता है। तो वो इंश्योरेंस क्या क्या कहलाता है, मरीन कार्गो इंश्योरेंस। तो यहाँ कार्गो वर्ड से याद रखना। ठीक है, कार्गो में क्या होता है, लगेज ही होता है ना कार्गो। तो आप अपने इसको कार्गो वर्ड से याद रखना कि मरीन कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो यानी कार्गो में क्या होता है, सामान होता है। तो जो गुड्स का जो इंश्योरेंस किया जाता है जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसे मरीन कार्गो इंश्योरेंस की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ कवर इज द सेम एज अंडर आईसीसी। जो मैंने आपको आईसीसी क्लोज बताया यहाँ पे उसकी बात हो रही है। एक्सेप्ट दैट द पीरियड ऑफ कवर आफ्टर अनलोडिंग ऑफ कार्गो फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एट द फाइनल प्लेस ऑफ डिस्चार्ज इज लिमिटेड टू 30 days एज अगेंस्ट 60 days फॉर शिपमेंट बाय सी अंडर आईसीसी वारंट एसआरसीसी रिस्क कैन बी कवर्ड एट एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है कि जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ कवर है इज द सेम अंडर आईसीसी एक्सेप्ट दैट द पीरियड ऑफ कवर आफ्टर अनलोडिंग ऑफ कार्गो फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एट द फाइनल प्लेस ऑफ डिस्चार्ज इज लिमिटेड। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब सामान पहुंचाया जाता है तो अगर वो एयरक्राफ्ट के थ्रू पहुंचाया जाता है तो उसका जो टेन्योर है वो मान लो कितने डेज है, मैक्सिमम वो है 60 days। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट अगर देख लो कि अगर वो शिप के थ्रू जाता है, सी के थ्रू जाता है, समुद्री जहाज के थ्रू जाता है तो उसमें कितने डेज का क्लोज है, वो है 60 days का। यानी 60 days में वो जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा क्लोज है, ये अपने को याद रखना है। और अगर मान लो कोई वॉर या एसआरसीसी रिस्क अगर हैपन होता है तो वो भी मरीन कार्गो इंश्योरेंस की कैटेगरी में क्या होता है, कवर किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, पॉलिसी होल्डर को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। तो ये अपने को याद रखना है कि जो अनलोडिंग है कार्गो अगर वो थ्रू एयरक्राफ्ट होता है फाइनल जो प्लेस है वहां पहुंचने के लिए तो उसकी लिमिट है 30 days। अगर वही सामान शिपमेंट के थ्रू या आपने बोल सकते समुद्री जहाज के थ्रू जाता है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है 60 days। ठीक है, तो ये अपने को दोनों चीजें याद रखनी है। आगे देखिए, मरीन हल इंश्योरेंस। तो टाइप 2 जो है मरीन इंश्योरेंस के अंतर्गत मरीन हल इंश्योरेंस। तो ये क्या है, कवर लॉस और डैमेज टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द वेसल एंड इट्स मशीनरी। तो जो समुद्री जहाज है, ठीक है, या जो शिप है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर का कोई डैमेज हो जाता है या फिर उसकी कोई मशीनी खराबी आ जाती है। ठीक है, मशीनरी कोई खराबी आ जाती है, कोई इंजन में खराबी आ जाती है तो वो किसके अंदर आता है, मरीन हल इंश्योरेंस। कवर ओनली द लॉस और डैमेज कॉज टू द वेसल। तो अगर मान लो सिर्फ जो समुद्री जो जहाज होगा उसी का ही जो डैमेज होगा उसका कवर प्रदान करेगा। इट डज नॉट कवर लॉस और डैमेज टू द कार्गो कैरियड बाय इट। अगर उस समुद्री जहाज ने या उस पोत ने या अपने मान लो उस समुद्री नाव ने अगर कोई किसी प्रकार का सामान भी लोड किया हुआ है और उसका कोई डैमेज होता है तो मेरीन हल इंश्योरेंस के अंतर्गत उस डैमेज को कवर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जो समुद्री जहाज है, ठीक है, जो वेसल है उसी का ही डैमेज पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। ये अपने को याद रखना है। तो मेरीन हल में किसका कवर होता है, सिर्फ जो वेसल होते हैं समुद्री जहाज, समुद्री नाव या जो फिशिंग बोट होगी तो इनका क्या है, इनके अगर कोई स्ट्रक्चर में या फिर कोई मशीनरी खराबी आ जाती है तो उस कंडीशन में जो फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसका कवर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाता है। उसके ऊपर अगर कोई भी सामान कैरी किया हुआ है उसका इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, ए शिप ओनर इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई शिप ओनर कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है। व्हेन एन एक्सप्लोजन सवरली डैमेज द वेसल एंड द कार्गो लोडेड देयर ऑन। और मान लो जो शिप है, जो समुद्री जहाज है वो खराब हो जाता है और जो सामान है वो उसके ऊपर लोड किया हुआ है। अंडर द मेरीन हल इंश्योरेंस पॉलिसी द शिप ओनर विल बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द डैमेज डन टू द वेसल ओनली एंड नॉट द कार्गो। तो मेरीन हल इंश्योरेंस के अंतर्गत जो शिप ओनर है वो जो कंपनसेशन की जो मांग करेगा, डैमेज की जो मांग करेगा, वो जो उस जहाज को होगा, जो उस वेसल को होगा, उसी की ही डिमांड कर सकता है, ना कि उसके ऊपर जो लोड किया हुआ सामान है, जो कार्गो है उसकी। ठीक है, तो ये एग्जांपल माइंड में याद रखना। आगे देखिए, इसमें कुछ
दो दो चीजें होती है, एक तो होता है टोटल लॉस और एक होता है पार्शियल लॉस। तो ये क्या चीज होती है, देखिए व्हाइल एट सी ए शिप फेसेस हेवी वेदर एंड सिंक्स। तो क्या होता है कि जब समुद्र में कोई जहाज होता है, ठीक है, और वो जहाज कोई बुरा जो मौसम है वो फेस करता है और उसके कारण अगर सिंक हो जाता है तो क्या होता है, वो टोटल लॉस के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिंक होके क्या होगा, वो या तो डूब जाएगा या मान लो कुछ भी हो सकता है ना, और तो वो टोटल लॉस के अंतर्गत आएगा। टोटल लॉस में जो जितना कंपनसेशन है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी होल्डर को देगी या शिप ओनर को देगी। पार्शियल लॉस में देखिए ए शिप कैचेस फायर एंड पार्ट ऑफ इट इज ब्रंट। मान लो जो समुद्र में जो जहाज थी उसने उसके किसी पार्ट में आग लग गई, ठीक है, या उसका कोई पार्ट है वो जल गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें पार्शियल लॉस दिया जाता है पॉलिसी होल्डर या शिप ओनर को। आगे देखिए वॉर एंड स्ट्राइक रिस्क, कि वॉर एंड स्ट्राइक की अगर कोई कंडीशन आ जाती है तो उसमें ये पॉलिसी कैसे काम करती है। तो वॉर एंड स्ट्राइक रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ हल एंड मशीनरी एंड सब्सिडरी इंटरेस्ट दैट इज फ्रेट डिसबर्समेंट एटीसी आर कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉर रिस्क स्कीम विच कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1976। यानी जो वॉर और स्ट्राइक की अगर कोई जो कंडीशन है वो हैपन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके लिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग ही एक स्कीम लॉन्च कर रखी है जिसका नाम है इंडिया वार स्कीम। ठीक है, तो याद रखना वार स्कीम। और ये कब से इन्फोर्स की गई, ये की गई 1 जुलाई 1976 में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्लोज है, क्लोज क्या है, इट इज ए वॉलेंट्री स्कीम सो दैट इट इज ए लेफ्ट टू ईच शिप ओनर टू ऑप्ट फॉर द स्कीम। तो ये कि ये वॉलेंट्री स्कीम है, इसमें हर एक जो शिप ओनर है उसको इसे चूज करना चाहिए या ऑप्ट करना चाहिए। द स्कीम इज एप्लीकेबल टू शिप रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन मर्चेंट शिपमेंट एक्ट 1958। तो इस स्कीम में कौन कौन से जो शिप ओनर है वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी जो शिप है वो इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंतर्गत रजिस्टर करा रखी है। वही जो शिप ओनर है वो वॉर एंड स्ट्राइक अगर इसको होता है, उनको कुछ डैमेज होता है तो वार स्कीम के अंतर्गत वो कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। और ये स्कीम कब इन्फोर्स हुई, 1 जुलाई 1976 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको शुरू किया गया। आगे देखिए मेरीन इंश्योरेंस हो गया, अपने दोनों पार्ट कर लिए। लास्ट है मिसलेनियस जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। तो मिसलेनियस से मैंने आपको जैसे मोटर इंश्योरेंस बताया, पर्सनल इंश्योरेंस पर्सनल जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग जो रिस्क पॉलिसी होगी, ठीक है, या फिर वर्क्स में जो कंपनसेशन पॉलिसी होगी, वो सभी किस में आती है, वो मिसलेनियस कैटेगरी में आती है इन जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले अपने करते हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है, देखिए मोटर इंश्योरेंस अकाउंट्स फॉर ए मेजर पोर्शन ऑफ द प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इन देयर मिसलेनियस क्लास। तो आपको याद रखना है कि जो मिसलेनियस जो इंश्योरेंस कैटेगरी है उसमें जो मेजर प्रीमियम इनकम आती है वो किस प्रकार के इंश्योरेंस प्रोडक्ट से आती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को, तो वो आती है मोटर इंश्योरेंस अकाउंट से। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि आपसे पूछ ले कि मिसलेनियस जो एक कैटेगरी है जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रीमियम इनकम आती है वो किस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी में आती है, तो वो आती है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज में। ठीक है, आगे देखिए टाइप ऑफ लॉस कि मान लो कितने प्रकार से लॉस हो सकता है। जैसे अपने मेरीन इंश्योरेंस में भी फुल लॉस और पार्शियल लॉस किया था कि सिंक हो जाए तो फुल लॉस होगा, ठीक है, और अगर मान लो कोई किसी पार्ट में डैमेज आया तो पार्शियल लॉस होगा। तो इसी प्रकार इसमें भी टाइप ऑफ लॉस क्या है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन सी है, नंबर 1 तो है लॉस ऑफ और डैमेज टू द व्हीकल। ठीक है, ऑन डैमेज बोलते हैं इसको, या फिर अपने इसको ओडी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लो किसी पर्सन ने मान लो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसके अगर खुद के व्हीकल को ही डैमेज हो गया तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा ऑन डैमेज। और दूसरा कौन सा है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, दूसरा होता है टीपीएल। तो ये याद रखना, एक ओडी होता है, एक होता है टीपीएल। और टीपीएल क्या है, दैट इज द लीगल लाइबिलिटी फॉर प्रॉपर्टी डैमेज एंड और पर्सनल इंजरी टू थर्ड पार्टीज। तो मान लो कि अपनी गलती के कारण किसी थर्ड पर्सन को इंजरी हो जाती है या उसको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ द मोटर व्हीकल। ठीक है, तो
वो मोटर व्हीकल का यूज करते हुए अगर अपने किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा देते हैं या फिर उसको उसकी प्रॉपर्टी को अपने उसका नुकसान कर देते हैं, तो वो कौन सी लाइबिलिटी होगी? वो होगी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो मोटर इंश्योरेंस में दो प्रकार से लॉस हो सकता है, खुद की प्रॉपर्टी का और सामने वाले की प्रॉपर्टी यानी थर्ड पार्टी का। आगे देखिए, कंपल्सरी इंश्योरेंस एज पर मोटर व्हीकल 1988। तो सबसे पहले अपने याद रखना है कि जो कंपल्सरी जो इंश्योरेंस है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें क्या क्या बातें हैं। देखिए, द मोटर व्हीकल एक्ट प्रिस्क्राइब्ड रूल एंड रेगुलेशन फॉर लाइसेंसिंग यूज द इंश्योरेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ व्हीकल। It is therefore necessary to have some knowledge of Motor Vehicle Act, which was originally passed in 1939 and amended in 1988। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट था ये सबसे पहले जो पास किया गया वो किया गया था 1939 में, यानी, और उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट किया तो ये कब हुआ? 1988 में। तो इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में अपने, क्योंकि जो नए रूल एंड रेगुलेशन है वो तो 1988 में ही लागू है ना, तो इसको अपने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहा जाता है। पर आपसे अगर पूछ ले कि ये ओरिजिनली पास्ड कब हुआ था, ठीक है, तो ये जब बना था, ये बना था 1939 में। अब आगे देखिए, द इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट ऑन डैमेज, कि अगर मान लो अपने खुद की प्रॉपर्टी का ही मान लो डैमेज कर देते हैं, मान लो खुद का जो व्हीकल है उसका डैमेज हो जाता है, दैट इज डैमेज टू द व्हीकल इटसेल्फ। ठीक है, मान लो अपने खुद के द्वारा ही व्हीकल का डैमेज हो, इज नॉट मेड कंपल्सरी। तो ये इस कंडीशन में क्या है कि ये कंपल्सरी नहीं है। बट द इंश्योरेंस ऑफ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ मोटर व्हीकल इन पब्लिक प्लेस इज मेड कंपल्सरी। बट अगर आप मान लो पब्लिक प्लेस में अपनी व्हीकल का यूज कर रहे हो और अगर आप मान थर्ड पार्टी की कोई लाइबिलिटी आप पे अराइज हो जाती है, मान लो आपने उसका कुछ डैमेज कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके पास मोटर इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर मान लो ऑन डैमेज होता है तो उस कंडीशन में आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है अब। बट आप जब थर्ड पार्टी पार्टी की लाइबिलिटी खुद पे आ जाती है, मान लो आप उसको इंजरी दे दी या फिर आपने उसके व्हीकल का डैमेज कर दिया, तो उस कंडीशन में ये कंपलसरी है कि आपके पास मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होना चाहिए या मोटर इंश्योरेंस होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, एज पर दिस प्रोविजन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट नो मोटर व्हीकल कैन प्ले ऑन रोड और इन द पब्लिक प्लेस विदाउट सच इंश्योरेंस। यानी यहाँ पे साफ साफ कहेगी कि बिना मोटर इंश्योरेंस के कोई भी कोई भी व्हीकल है वो रोड पे या पब्लिक प्लेस में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है कि उसका इंश्योरेंस नहीं है तो जो ट्रैफिक पुलिस है या जो भी लीगल हायर है वो या फिर जो मान लो लीगल कोर्ट के थ्रू जो भी उसको मान लो जुर्माना देना है, ठीक है, तो वो ले सकते हैं एज ए लीगल राइट। तो ये याद रखना कि क्यों जरूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी से अपने बच सके, इसलिए अपना जो मोटर इंश्योरेंस है वो होना चाहिए। व्हीकल इंश्योरेंस अपने गाड़ी का, बाइक का होना कंपल्सरी है। अपने खुद का ही व्हीकल का डैमेज करे तो उस कंडीशन में कोई नहीं आपसे मांगेगा कि आपका इंश्योरेंस है या नहीं है। बट सामने वाले की लाइबिलिटी आप उठाओगे तो उस कंडीशन में आपके पास इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। नहीं है तो जो जितनी भी राशि है, जो भी कंपनसेशन है, उसका जो आपने नुकसान किया है, उसको इंजरी हुई है, तो जो भी कंपनसेशन है वो आपको खुद को वहन करना पड़ेगा। और ये तो रूल भी बना दिया कि आपका कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फाइन भी है, अगर आप पकड़े जाते हो तो ट्रैफिक पुलिस आपको फाइन देगी। आगे देखिए, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सच कंपल्सरी इंश्योरेंस इज कॉल्ड एक्ट ओनली पॉलिसी। तो जैसे अपने थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या है, मोटर इंश्योरेंस क्या है, मैंडेटरी है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्ट ओनली पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने याद रखना कि यहाँ पे जैसे अपने बोला ना कि जो कंपल्सरी है, मेड कंपल्सरी, ठीक है, तो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सच कंपल्सरी इंश्योरेंस इज कॉल्ड एक्ट ओनली पॉलिसी। तो यहाँ आप बोल सकते हैं जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या है, एक्ट ओनली पॉलिसी है, क्योंकि वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक्ट ओनली पॉलिसी क्या है तो आप ये बोलोगे कि मोटर इंश्योरेंस या पॉलिसी या मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत जो थर्ड पार्टी जो लाइबिलिटी के लिए जो कंपल्सरी है इंश्योरेंस लेना, वो क्या है, एक्ट ओनली पॉलिसी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखिए,
आगे आपने ये सुना होगा सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इन मोटर इंश्योरेंस। ये मैंने आपको एमसीक्यूज में भी करवाया था कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है ये किस प्रकार के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इशू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको माइंड में आ गया होगा कि जो मोटर इंश्योरेंस है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू किया जाता है। तो इन एडिशन टू द पॉलिसी ए सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड बाय द मोटर व्हीकल एक्ट। दिस सर्टिफिकेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस टू द पुलिस एंड द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, जैसे आरटीओ है। इट कंटेन्स द एसेंशियल फीचर ऑफ द कवर इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। यानी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, यानी आपने अगर मान लो कि अपना व्हीकल इंश्योरेंस लिया तो उस कंडीशन में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका जो एड्रेस होता है वो होता है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपकी सारी जानकारी उसमें होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस सिर्फ जो मोटर इंश्योरेंस है उसी में ही इशू किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वो डॉक्यूमेंट आरटीओ को है या ट्रैफिक पुलिस है उसको आप पेश कर सको। आगे देखिए, आगे है कवर नोट। तो कवर नोट क्या होता है? ए कवर नोट इज ए डॉक्यूमेंट इश्यूड इन द एडवांस ऑफ द पॉलिसी। इट इज इश्यूड व्हेन द पॉलिसी कैन नॉट फॉर सम रीजन और द अदर बी इश्यूड स्टेट वे। कवर नोट इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। तो कई बार कैसे क्या कंडीशन होती है कि आपने जो व्हीकल इंश्योरेंस करवाया तो उसका क्या होता है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो आपको नहीं मिल पाते। ठीक है, मान लो कोई भी रीजन हो सकता है, मान लो उसमें डिले हो गया, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्या देगी? कवर नोट्स देगी, जिसमें आपका ये मान लो कि ये टेम्पररी होता है। तो जिस दिन इसने कवर नोट इशू कर दिया तब से लेकर 15 दिन तक इसकी क्या होती है? वैलिडिटी होती है। उसके बाद में ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, बट इसमें आगे देखिए, द टोटल पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ कवर नोट सेल एक्सीड 2 मंथ। यानी अगर मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको जो आपके जो पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? 15-15 दिन करके इस टेन्योर को 2 महीने तक भी बढ़ा सकती है। बट ये क्या 15 डेज के जो सेगमेंट में ही क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कवर नोट का जो वैधता होती है, जो एक्सपायरी होती है, वो कब हो जाती है? वो 15 दिन बाद हो जाती है। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसकी वैधता कितने महीने तक बढ़ा सकता है? 15-15 दिन करके ये 2 मंथ तक ये बढ़ा सकता है। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ पॉलिसीज आती है कि जो मोटर इंश्योरेंस है तो उसमें जो मोटर इंश्योरेंस एक्ट 1988 के अंतर्गत जो टाइप ऑफ पॉलिसी है वो कितने प्रकार की है? तो फॉर ऑल क्लासेस ऑफ व्हीकल देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिसी फॉर्म। तो 2 प्रकार के पॉलिसी फॉर्म आप भर सकते हो अगर जब आप मोटर इंश्योरेंस लेते हो। फॉर्म ए देखिए क्या है? फॉर्म ए में क्या है? टू कवर एक्ट लाइबिलिटी इट इज आल्सो नोन एज एक्ट ओनली पॉलिसी, या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। टू कवर एक्ट लाइबिलिटी, ठीक है, यानी टू कवर एक्ट लाइबिलिटी। तो जो मैंने आपको एक्ट पॉलिसी या एक्ट लाइबिलिटी बताया था, तो वो मैंने कब बताया था कि जो थर्ड पार्टी जो लाइबिलिटी होती है उसको कवर देने के लिए, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए फॉर्म ए भरना होता है, और इसको अपने क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं फॉर्म ए को। तो ये अपने को याद रखना है। फॉर्म बी देख लीजिए क्या होता है? टू कवर ऑन डैमेज लॉस एंड एक्ट लाइबिलिटी इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो अगर मान लो अपने को लगता है कि मेरे खुद द्वारा मेरी ही जो गाड़ी है उसका मैं नुकसान हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आप जो पॉलिसी लेते हो तो आपको फॉर्म बी भरना होता है, और इसको अपने बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो थर्ड पार्टी के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर्म, और अपने खुद का जो अपने जो डैमेज करते हैं अपने खुद की गलती के कारण को कुछ डैमेज होता है अपने खुद का, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी जिसमें फॉर्म बी भरना होता है। तो ये अपने को दोनों याद रखना है। फॉर्म में थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के लिए, फॉर्म बी जो ऑन डैमेज लॉसेस है उसको जो कंपनसेशन है उसको लेने के लिए। तो ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, इसके अलावा जैसे मिसलेनियस में एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आता है। तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या होता है? द पर्पस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज टू पे फिक्स्ड कंपनसेशन फॉर डेथ और डिसेबलमेंट रिजल्टिंग फॉर एक्सीडेंटल बॉडली इंजरी। ठीक है, तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अगर किसी ने परचेज कर रखी है तो वो किस कैटेगरी में आएगी? वो जनरल इंश्योरेंस की मिसलेनियस कैटेगरी में आएगी। तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी को दिया जाता है अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर वो डिसेबल हो जाता है, अपंग हो जाता है किसी एक अंग से, या फिर उसकी बॉडी को जो
जो भयंकर जो इंजरी है वो हो जाती है तो उस कंडीशन में। आगे देखिए हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी मिसलेनियस में आता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि ये एक एक्सेप्शनल केस है कि हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी सेल करती है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी सेल करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस मैंने आपको बताया कि एक तो, अब देखिए इसमें देखिए द पॉलिसी प्रोवाइड फॉर द रिमर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर इलनेस सफर्ड और एक्सीडेंट सस्टेन्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। पॉलिसी पीरियड के अंतर्गत क्या होता है, आपको कंपनसेशन दिया जाता है अगर आप बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो। द पॉलिसी इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिली मेंबर। तो इंडिविजुअल भी ले सकते हो, फैमिली के लिए भी ले सकते हो। फैमिली के लिए लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। ये मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, याद रखना। जब भी कोई व्यक्ति अपनी फैमिली को भी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करता है तो वो होती है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, ठीक है। यानी एक सिंगल पॉलिसी में जो 3 मेंबर या 2 मेंबर या 5 मेंबर है वो उसमें क्या हो गए, एड ऑन हो गए, तो इसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। द पॉलिसी इज आल्सो अवेलेबल टू एनी ग्रुप, यानी कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉय को भी ग्रुप के रूप में भी ये प्रोवाइड करती है। कोई एसोसिएशन है ये भी देते हैं, और कॉर्पोरेट बॉडी, तो ये जो भी कॉर्पोरेट बॉडी एसोसिएशन या ग्रुप है ये भी अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, या अपने मेंबर को ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में प्रोवाइड करते हैं। विच ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट, ठीक है। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी समझ में आ गया आपको कि इसमें मेडिकल इंश्योरेंस होता है, रिमर्समेंट मिलता है, आपका कैशलेस इलाज भी हो जाता है अगर किसी हॉस्पिटल में वो सुविधा है तो। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, देखिए लास्ट लाइन है, डिजीज कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। यानी कहने का मतलब कि जो आपका जो इसमें जो रिस्क कवर दिया जाएगा आपको, यानी जो अमाउंट पे की जाएगी आपको रिमर्समेंट के रूप में, या आपका कैशलेस इलाज किया जाएगा, तो वो पॉलिसी शुरू होने के 30 दिन बाद शुरू होगा, ठीक है। मान लो कि आपने जो पॉलिसी है, सपोज कीजिए कि 1 जनवरी को आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, बट अब ऐसे नहीं कि जो रिस्क कवर है वो 1 जनवरी से ही आपका शुरू हो गया, आपने कहा कि जी ठीक है जी 10 जनवरी को अपने एडमिट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, और अगर मान लो फिर भी कई बार अगर हेल्थ इशू हो जाता है तो जो आपका पॉलिसी की जो शुरू होगी, मान लो जो रिस्क कमेंसमेंट होगा वो 30 दिन बाद ही होगा, यानी आप यहाँ मान सकते हो कि 31 जनवरी से ये शुरू होगा आपका जो रिस्क है, ठीक है। इसके बाद ही आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हो। तो ये 30 डेज का क्लोज याद रखना, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और अपने जितने भी एडियो के एस्पिरेंट हैं उनके साथ ही इस सेशन को आप शेयर कीजिए ताकि एक अच्छा कंटेंट सभी को मिल सके। और बाकी जो PDF है अपने इस क्लास की वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जाएगी, वहाँ जाइए और आप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।